नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट एसएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्या दौर था? देखिए, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। मतलब जब प्राचीन भारत का दौर खत्म हो रहा था और मध्ययुगीन भारत की नींव रखी जा रही थी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान थी छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना। सही कहा? जी बिल्कुल, एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। और इसी माहौल में कन्नौज पर कब्जे के लिए तीन बड़ी ताकतों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच एक लंबा संघर्ष चला। तो चलिए, ये संघर्ष की नौबत आई क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी हैं सम्राट हर्ष की मृत्यु से। 647 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उत्तरी भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कई लोगों ने की होगी। हाँ की। जैसे कश्मीर के करकोटक वंश के शासक थे ललितादित्य। उन्होंने कुछ समय के लिए पंजाब, कन्नौज, यहाँ तक कि बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा टिका नहीं, स्थायी नहीं था। कल्हण की राजतरंगिणी में भी जिक्र है कि ललितादित्य ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को हराया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, ललितादित्य ने ही कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। तो मतलब उस दौर में उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत, सब जगह बड़े बड़े राज्य तो बन रहे थे। हाँ, बन रहे थे, लेकिन कोई भी गुप्त साम्राज्य या हर्ष के साम्राज्य जैसा विशाल नहीं था। कोई भी पूरी गंगा घाटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका तैयार होती है। एकदम सही। उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना यही त्रिपक्षीय संघर्ष थी। कन्नौज पर कब्जे के लिए। कन्नौज ही क्यों? उसमें ऐसा क्या खास था? उस समय कन्नौज उत्तरी भारत की संप्रभुता का प्रतीक था। जैसे आज दिल्ली है, एक तरह से वैसा ही। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही शक्तियां चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा चाहती थीं और उसके लिए कन्नौज जीतना जरूरी। अच्छा, तो इन तीनों का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? पाल साम्राज्य का दबदबा पूर्वी भारत में था 9वीं शताब्दी तक। प्रतिहार पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी में थे 10वीं शताब्दी तक। और राष्ट्रकूट दक्कन में थे और वो उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति के बीच एक पुल का काम करते थे। चलिए अब सीधे पाल वंश पर आते हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई? पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। उस समय बंगाल में बहुत अराजकता फैली हुई थी, जिसे मत्स्य न्यास कहा गया है। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस हालत को खत्म करने के लिए वहाँ के स्थानीय सरदारों ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना। मतलब एक तरह से उनका चुनाव हुआ था। ये तो बहुत ही प्रगतिशील बात है उस जमाने के हिसाब से। जी, इसीलिए अरब यात्रियों ने उनके राज्य को धर्म का साम्राज्य या रूहमी भी कहा। गोपाल ने बिहार के ओदंतपुरी में एक बौद्ध महाविहार की भी स्थापना की थी। गोपाल के बाद उनके बेटे धर्मपाल का दौर आता है 780 ईस्वी से। हाँ, उन्होंने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली। उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उनके खलीमपुर ताम्रपत्र के अनुसार उनके राज में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो थे ही, साथ में नेपाल और असम के भी कुछ हिस्से शामिल थे। और उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हिस्सा लिया। हाँ, और काफी सक्रिय रूप से। उन्होंने कन्नौज में एक भव्य दरबार भी लगाया था और अपने एक व्यक्ति चक्रायुद्ध को गद्दी पर बिठाया। वास्तुकला में भी उनका बड़ा योगदान माना जाता है। बहुत बड़ा। उन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर नालंदा जितना ही बड़ा शिक्षा का केंद्र बना। इसके अलावा आज के बांग्लादेश में जो सोमपुरा महाविहार है, वो भी धर्मपाल ने ही बनवाया था। धर्मपाल के बाद आते हैं उनके पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में। कहा जाता है कि उनके समय में पाल साम्राज्य अपने शिखर पर था। बिल्कुल, देवपाल ने साम्राज्य को और फैलाया, पूर्व में कामरूप यानी आज के असम तक। उन्होंने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को भी हराया था, जो उनकी सैन्य ताकत को दिखाता है। और देवपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी काफी चर्चित हैं। जी, सुमात्रा के शैलेंद्र वंश के राजा थे बालपुत्र देव। उनके कहने पर देवपाल ने नालंदा में एक मठ के रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। हाँ, सांस्कृतिक भी और व्यापारिक भी। इस दौर में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार खूब फला फूला। क्या चीजें निर्यात होती थी? मुख्य रूप से कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और चावल। लेकिन हर साम्राज्य की तरह शिखर के बाद पतन का दौर भी आया होगा। हाँ, देवपाल के बाद यही हुआ। उनके उत्तराधिकारी जैसे राज्यपाल
गोपाल तृतीय, ये सब उतने शक्तिशाली नहीं थे। साम्राज्य कमजोर होने लगा। और इसका फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया होगा। निश्चित रूप से प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूटों ने पाल साम्राज्य पर हमले किए, जिससे वो और भी कमजोर हो गया। लेकिन फिर एक वापसी भी हुई थी महिपाल प्रथम के समय में। जी बिल्कुल। महिपाल प्रथम, जिन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहते हैं, उन्होंने 988 ईस्वी के आसपास साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चोल शासक राजेंद्र चोल के आक्रमण को रोकना। उन्होंने चोल सेना को गंगा पार करने से रोक दिया और बंगाल को बचाया। और महिपाल के बाद रामपाल ने भी एक कोशिश की थी साम्राज्य को संभालने की। हाँ, रामपाल ने भी काफी संघर्ष किया। संध्याकर नंदी की एक किताब है रामचरितम, जो असल में रामपाल की ही जीवनी है। उसमें उनके संघर्षों का वर्णन है। लेकिन ये कोशिशें भी साम्राज्य को बचा नहीं पाईं। नहीं, रामपाल की मृत्यु के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। साम्राज्य सिमटकर सिर्फ मगध यानी बिहार के कुछ हिस्सों तक रह गया। और अंत कैसे हुआ? अंत में सेन वंश के शासक विजय सेन ने आखिरी पाल शासक मदन पाल को बंगाल से निकाल दिया और इसी के साथ पाल वंश का शासन समाप्त हो गया। चलिए अब राजनीति से हटकर कला और संस्कृति पर उनके योगदान की बात करते हैं। पाल शासक कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनकी कला पर गुप्त शैली का गहरा असर दिखता है। इस दौर के कोई प्रसिद्ध कलाकार? हाँ, 2 नाम बहुत प्रसिद्ध है, धीमान और उनके बेटे विठपाल। ये चित्रकला, मूर्तिकला और कांस्य की मूर्तियां बनाने में माहिर थे। महिपाल प्रथम ने भी क्षेत्र में काफी काम किया था, जैसा हमने पढ़ा है। जी, उन्होंने सिर्फ साम्राज्य को ही नहीं बचाया, बल्कि सारनाथ, नालंदा और बोध गया में कई पुरानी बौद्ध इमारतों की मरम्मत भी करवाई और लोगों के लिए तालाब और नहरें भी बनवाई। अगर हम धर्म और साहित्य की बात करें तो पाल शासक किस धर्म को मानते थे? वे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बहुत संरक्षण दिया, जो तिब्बती भिक्षुओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था। लेकिन क्या वे दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ब्राह्मणों को भी संरक्षण दिया और कई मंदिर भी बनवाए। उनकी नीति काफी सहिष्णु थी। और साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य में भी बहुत काम हुआ। गौड़पाद का आगम शास्त्र और श्रीधर भट्ट की न्याय कुंडली जैसे दार्शनिक ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। और विश्वविद्यालय तो ज्ञान के केंद्र थे ही। बिल्कुल, विक्रमशिला और नालंदा में अतीश दीपांकर, सरहपा, तिलोपा जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान पढ़ाते थे। संस्कृत को भी काफी बढ़ावा मिला इस दौरान। जी, गौड़ी रीति नाम की एक खास लेखन शैली विकसित हुई। यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी चक्रपाणी, दत्त जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी महिपाल गीत के बारे में। ये क्या थे? हाँ, ये लोकगीत थे जो ग्रामीण बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुए। इससे पता चलता है कि महिपाल प्रथम जनता के बीच कितने लोकप्रिय थे। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पाल साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उनका सबसे बड़ा योगदान कला, वास्तुकला, धर्म और साहित्य के संरक्षण में है। उन्होंने बौद्ध धर्म, खासकर महायान और वज्रयान को जो समर्थन दिया, उसी की वजह से विक्रमशिला और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। सबसे पहले ये गुर्जर प्रतिहार थे कौन? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस वंश की नींव हरिश्चंद्रम नाम के एक शासक ने रखी थी और इन्हें अग्निकुल राजपूत वंशों में गिना जाता है। जी। और अरब के लेखक इन्हें अल-जुर्ज के नाम से जानते थे। बिल्कुल। अब उनके फैलाव की बात करते हैं। 9वीं सदी आते आते उन्होंने मध्य देश और कन्नौज के बहुत बड़े इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनकी शुरुआती राजधानी भीनमाल थी, जो आज के राजस्थान में है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस वक्त के एक बड़े बाहरी खतरे यानी अरब आक्रमणों का डटकर सामना किया, बल्कि कन्नौज पर कब्जे के लिए हिंदुस्तान की ही 2 और महाशक्तियों पाल और राष्ट्रकूट वंशों से भी लगातार लोहा लिया। सही। और कन्नौज को लेकर ये जुनून समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक प्रतीक था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ही, है ना? जी बिल्कुल, वो उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बन चुका था और इसका महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, ये गंगा के अहम व्यापारिक रास्ते पर था। अच्छा। और उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ इलाके यानी दोआब पर इसका नियंत्रण था। तो जिसके पास कन्नौज होता, उसके पास पैसा और ताकत दोनों होते। तो ये वजह थी कि 3 बड़ी ताकतें इसके लिए भिड़ रही थी। जी हाँ, और इसी वजह से इन तीनों के बीच लगभग 200 सालों तक एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष चला, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष,
ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जी। चलिए अब उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। सूची में पहला बड़ा नाम आता है नागभट्ट प्रथम का, जिनका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी के आसपास था। इन्हें हम इस साम्राज्य का असली संस्थापक कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने ही मालवा, राजस्थान और गुजरात के हिस्सों को जीतकर एक मजबूत आधार तैयार किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था पश्चिम से हो रहे अरब आक्रमणों को रोकना। उस समय सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था। जी, और वे भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नागभट्ट ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी और पीछे धकेल दिया। तो उन्होंने एक तरह से पश्चिम में एक दीवार खड़ी कर दी। उनके बाद आए वत्सराज, जिनका शासन 780 से 800 ईस्वी तक रहा। यहाँ से कन्नौज की कहानी शुरू होती है ना। बिल्कुल। वत्सराज बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को और बढ़ाया और फिर उनकी नजर पड़ी कन्नौज पर। और यहीं से टकराव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से उनका सीधा टकराव बंगाल के पाल वंश से शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया भी, लेकिन जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मनाते, दक्षिण से एक और बड़ी ताकत आ धमकी, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो ये थी त्रिपक्षीय संघर्ष की असली शुरुआत। जी, जहां जीत कभी किसी एक के पास टिकती नहीं थी। मतलब एक को हराया तो दूसरा आ गया। इसके बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय, 800 से 833 ईस्वी तक। इन लेखों में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि उन्होंने वंश की खोई हुई ताकत को फिर से खड़ा किया। हाँ, नागभट्ट द्वितीय ने एक जबरदस्त वापसी की। वत्सराज की हार के बाद जो बिखराव हुआ था उसे उन्होंने समेटा। उन्होंने आंध्र, कलिंग, विदर्भ तक अपना असर फैलाया। और कन्नौज? और उन्होंने वो कर दिखाया जो उनके पिता नहीं कर पाए थे। उन्होंने कन्नौज पर हमला करके उसे जीत लिया और पाल शासक धर्मपाल को एक बार फिर हराया। ऐसा लगा कि प्रतिहारों का सपना पूरा हो गया। लेकिन कहानी में फिर एक मोड़ आया है ना। बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। जैसे ही नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अपनी पकड़ मजबूत की, दक्षिण से राष्ट्रकूट फिर आ धमके। इस बार थे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने नागभट्ट द्वितीय को बुरी तरह हराया और नागभट्ट को फिर पीछे हटना पड़ा। जी, उन्हें कन्नौज छोड़कर फिर से राजस्थान की तरफ लौटना पड़ा। नागभट्ट द्वितीय की हार के बाद तो ऐसा लग सकता था कि प्रतिहारों का कन्नौज जीतने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन यही कहानी में एक ऐसा शासक आता है जो न केवल इस सपने को सच करता है, बल्कि इस वंश को इतिहास के शिखर पर पहुंचा देता है। मिहिर भोज। इनका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा, यानी लगभग 50 साल। मिहिर भोज का दौर ही गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण युग है। उन्होंने अपने पूर्वजों की हार से सीखा। उन्होंने पहले अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ाया और मतलब सही मौके का इंतजार किया। और मौका मिल गया। हाँ, जब राष्ट्रकूट और पाल वंश अंदरूनी झगड़ों में उलझे हुए थे, तब भोज ने कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया और इस बार ये कब्जा स्थायी था। उन्होंने कन्नौज को अपनी शानदार राजधानी बनाया। और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था? स्रोत बताते हैं कि यह पंजाब और काठियावाड़ से लेकर बिहार और उत्तरी बंगाल तक फैला हुआ था। ये तो बहुत ही विशाल है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनकी उपाधि आदि वराह। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके सिक्कों पर भी आदि वराह लिखा मिलता है। इसका क्या खास मतलब था? आदि वराह की उपाधि सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं थी, ये उस दौर की एक जबरदस्त ब्रांडिंग थी। ब्रांडिंग कैसे? ये उपाधि उन्हें एक ऐसे रक्षक के रूप में पेश कर रही थी जो अराजकता और अव्यवस्था को खत्म कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया था। अच्छा। उस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में ये जनता को स्थिरता और सुरक्षा का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता था। ये उनकी शाही विचारधारा थी कि मैं सिर्फ राजा नहीं बल्कि व्यवस्था का रक्षक हूँ। वाह, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। मिहिर भोज के बाद उनके बेटे महेंद्रपाल गद्दी पर बैठे 885 से 910 ईस्वी तक। उन्होंने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? महेंद्रपाल एक योग्य बेटे साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के विशाल साम्राज्य को संभाले रखा, बल्कि उसे और भी आगे बढ़ाया। उनके समय में प्रतिहार साम्राज्य की सीमाएं मगध, मतलब आज के बिहार, और उत्तरी बंगाल तक पहुंच गईं। तो ये इस वंश की ताकत का चरम था? शायद हाँ। कल्पना कीजिए, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक एक ही साम्राज्य। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसका पतन कैसे हो गया? क्या हुआ जो ये सब बिखर गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं बल्कि
कई वजहों में छुपा है। पहली वजह क्या थी? क्या महेंद्रपाल के बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे? बिल्कुल, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी। महेंद्रपाल के बाद जो उत्तराधिकारी आए उनमें वो काबिलियत और दूरदर्शिता नहीं थी जो मिहिर भोज या महेंद्रपाल में थी। और जैसे ही केंद्र में राजा कमजोर पड़ता है, साम्राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। प्रतिहार साम्राज्य एक सामंती व्यवस्था पर टिका था, जहां राजा के नीचे कई छोटे छोटे सामंत और गवर्नर होते थे जो अपने अपने इलाकों को संभालते थे। जी, जब तक केंद्र में राजा मजबूत था ये सब नियंत्रण में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि राजा कमजोर हो रहा है, इन सामंतों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। साम्राज्य अंदर से ही टूटने लगा। और इसी बीच बाहरी दुश्मनों ने भी हमला कर दिया होगा। जी हाँ, और इस बार भी दुश्मन वही पुराना था, राष्ट्रकूट। फिर से? हाँ, 10वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने एक जबरदस्त हमला किया। उन्होंने सीधे कन्नौज पर चढ़ाई की और उसे बुरी तरह लूटा। ओहो, इस एक घटना ने बाकी बचे सामंतों को भी बगावत करने का हौसला दे दिया होगा। बिल्कुल, ये एक तरह से ताबूत में आखिरी कील जैसा था। इस हमले के बाद प्रतिहार साम्राज्य कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए और उनकी पकड़ ढीली पड़ती गई। हाँ, और उनके ही पुराने सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सल्तनतें कायम कर ली। इन्हीं में से चंदेल, चाहमान यानी चौहान, परमार और चालुक्य जैसे नए और शक्तिशाली राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर मध्यकालीन भारत के इतिहास में अहम भूमिका निभाई। जी, तो हमने गुर्जर प्रतिहारों के उदय से लेकर उनके शिखर और फिर पतन तक की पूरी कहानी को समझा। ये सिर्फ एक वंश का इतिहास नहीं, बल्कि उस दौर के पूरे उत्तर भारत की तस्वीर है। निष्कर्ष यही है कि गुर्जर प्रतिहार कोई मामूली राजवंश नहीं थे। वे एक शाही ताकत थे जिन्होंने लगभग 300 सालों तक उत्तर भारत की राजनीति को दिशा दी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटों की। हाँ, राष्ट्रकूट राजवंश की। उनकी जड़ें थीं कन्नड़ भाषी क्षेत्र में। कुछ लोग तो उन्हें अशोक के शिलालेखों में जो रथिक कबीले का जिक्र है उनसे जोड़कर देखते हैं। और उनकी राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत जो आज कर्नाटक में मालखेत है। हाँ, बिल्कुल। अरब यात्री अल मसूदी ने तो लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा, जिन्हें वो बल्लार कहते थे, वो दुनिया के 4 सबसे महान शासकों में से एक थे। वाह, तो चलिए इस राजवंश के कुछ बड़े नामों और उनके कारनामों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं इसके संस्थापक दंती दुर्ग से। दंती दुर्ग, जिनका शासनकाल 735 से 756 ईस्वी तक रहा, उन्होंने ही इस साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने चालुक्यों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। क्या? दंती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं थे और उस जमाने में राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना एक तरह से जरूरी माना जाता था। तो उन्होंने अपनी वैधता साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया। कौन सा अनुष्ठान? क्या ये किसी राजाभिषेक जैसा था या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा था। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ? सही पकड़े। ये एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान था जिसमें शासक प्रतीकात्मक रूप से एक सोने के गर्भ से पुनर्जन्म लेता था। इस अनुष्ठान के बाद उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से एक क्षत्रिय राजा के तौर पर मान्यता मिल जाती थी। उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा, दंती दुर्ग के बाद कौन आया? उनके बाद आए उनके चाचा कृष्ण प्रथम 758 से 773 ईस्वी तक। उन्होंने साम्राज्य को मैसूर और हैदराबाद तक फैलाया, लेकिन उनकी असली पहचान उनके युद्धों से नहीं है। तो फिर किससे? एक ऐसे कारनामे से जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ओह, कैलाश मंदिर। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये तो मतलब दिमाग घूम जाता है देख के। ये यकीन करना मुश्किल है कि उसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही चट्टान को तराशा गया है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वाकई ये वास्तुकला का एक चमत्कार ही है। एलोरा की गुफा संख्या 16। हाँ, आज की इंजीनियरिंग से भी इसे दोहराना लगभग नामुमकिन है। इस शानदार शुरुआत के बाद कन्नौज की लड़ाई का क्या हुआ? क्या राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत की राजनीति में सीधा दखल देना शुरू कर दिया? हाँ, बिल्कुल। और ये काम किया ध्रुव धारा वर्ष ने। ध्रुव धारा वर्ष? हाँ, 779 से 793 ईस्वी तक। हाँ। वो एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने तय किया कि राष्ट्रकूट सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने उत्तर भारत पर चढ़ाई की और कन्नौज के लिए लड़ रहे दोनों महारथियों को, गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल, दोनों को एक के बाद एक हराया। मतलब दक्षिण से आकर उन्होंने उत्तर के दोनों बड़े खिलाड़ियों को मात दे दी। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। हाँ। और इस जीत का जश्न मनाने का उनका तरीका भी बहुत अनोखा था। कैसा? उन्होंने अपनी जीत के प्रतीक के रूप में राष्ट्रकूट राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीकों को शामिल कर लिया। ये एक तरह का ऐलान था कि अब उत्तर भारत की पवित्र नदियों पर भी दक्कन के राष्ट्र
राष्ट्रकूटों का प्रभाव है। ध्रुव ने तो उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों का दबदबा कायम कर दिया। क्या उनके बेटे गोविंद तृतीय ने इस विरासत को आगे बढ़ाया? न सिर्फ प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया, बल्कि उनके अभियान हिमालय की तलहटी तक पहुंच गए। हिमालय तक? उन्होंने प्रयाग, बनारस और गया जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा भी की। तो अब तक हमने देखा कि राष्ट्रकूटों ने सैन्य शक्ति के दम पर खुद को एक अखिल भारतीय शक्ति बना लिया था। लेकिन इसके बाद जो शासक आए वो इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 880 ईस्वी बहुत लंबा शासनकाल था, लगभग 64 वर्षों का, और उन्हें राष्ट्रकूटों का सबसे महान शासक माना जाता है। लेकिन युद्ध के मैदान में जीती गई लड़ाइयों के लिए नहीं है ना? नहीं, वे एक विद्वान, एक कवि और कला के महान संरक्षक थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने खुद भी तो कुछ रचनाएं की थी। हाँ, उन्होंने कन्नड़ भाषा के सबसे पुराने साहित्यिक ग्रंथ कविराज मार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की रचना की। वे नृपतुंग और वीर नारायण जैसी उपाधियां भी धारण करते थे। अमोघ वर्ष के दौर में राष्ट्रकूट साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से अपने शिखर पर था, लेकिन सैन्य रूप से उसमें ठहराव आने लगा। उनकी कमजोर सैन्य नीति ने दुश्मनों को फिर से सिर उठाने का मौका दिया। और उनके जीवन का अंत भी तो काफी असाधारण था। हाँ, ये भी उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली। ये एक प्राचीन जैन प्रथा है, एक महान सम्राट का ऐसा अंत। अमोघ वर्ष के बाद क्या साम्राज्य फिर से अपनी पुरानी सैन्य ताकत हासिल कर पाया? एक आखिरी बार ऐसा हुआ कृष्ण तृतीय के समय में। उन्होंने दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित किया और चोल साम्राज्य को करारी शिकस्त दी। उन्होंने कांची और तंजौर जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और वो रामेश्वरम तक पहुंच गए थे। और अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया। ये राष्ट्रकूटों की शक्ति का अंतिम भव्य प्रदर्शन था। तो फिर इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? उत्तर भारत में जो लगातार सैन्य अभियान हुए, उन्होंने प्रतिद्वंदियों को तो कमजोर किया, लेकिन इससे उनके खुद के संसाधन भी खत्म हो गए। ये अभियान बहुत महंगे होते होंगे। बहुत ज्यादा। दूसरा, अमोघ वर्ष के बाद ज्यादातर उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और सबसे बड़ा कारण था उनके अपने ही सामंतों का शक्तिशाली हो जाना और कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों का उदय। बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्रकूटों को चुनौती दी। आखिरकार 975 ईस्वी में चालुक्य शासक तैल द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट राजा को हराकर इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। अगर हम उनके प्रशासन और समाज पर नजर डालें तो एक बात जो मुझे बहुत आकर्षक लगती है वो है उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। उन्होंने शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन सभी धर्मों को बराबर का संरक्षण दिया। यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम अरब व्यापारियों को अपने बंदरगाहों पर बसने, मस्जिदें बनाने और अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी दी। और साहित्य को भी तो उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंपा, पोन्ना और रन्ना वो भी तो उन्हीं के दौर में हुए। हाँ, उन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश को भी बढ़ावा दिया, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ को जो सम्मान उन्होंने दिया वो काबिले तारीफ है। वे सिर्फ विजेता नहीं थे, बल्कि संस्कृति के निर्माता भी थे। ये वो दौर है जब गुर्जर प्रतिहार जैसी एक सुपर पावर के बिखरने के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। चंदेल, परमार, चौहान। शुरुआत करते हैं मध्य भारत के बुंदेलखंड से, जहां चंदेल वंश का राज था। ये शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और अपनी खुद की सल्तनत खड़ी कर ली। और उनके कुछ राजा वाकई दमदार थे, जैसे धंगदेव, जिन्होंने सुबुक्तगीन के खिलाफ लड़ने के लिए राजा जयपाल की मदद की थी। और एक थे विद्याधर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महमूद गजनवी को भी कड़ी टक्कर दी। लेकिन फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि उनके आखिरी राजाओं में से एक परमर्दी देव, उनको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। हाँ, और यहीं पर खजुराहो के मंदिर और भी दिलचस्प हो जाते हैं। वे सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे चंदेलों की पावर का स्टेटमेंट थे। चंदेलों ने जहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन मंदिरों से किया, वहीं उनके पड़ोसी मालवा के परमार, उनके पास एक ऐसा राजा था जिसकी असली ताकत शायद उसकी कलम में थी, राजा भोज। स्रोतों में उनके बारे में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्हें दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग कहा जाता है। लेकिन एक राजा जो युद्ध और राजनीति में इतना उलझा हो, वो सिविल इंजीनियरिंग पर सम्रांगण सूत्रधार जैसी किताब लिख रहा है। जब आप शहर बसाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, व्याकरण और आर्किटेक्चर पर किताबें लिखते हैं, तो आप एक ऐसी विरासत बना रहे होते हैं जो लड़ाइयों से कहीं ज्यादा टिकती है। उन्होंने कवियों और विद्वानों को जो सम्मान दिया वो दिखाता है कि ज्ञान को उस दौर में कितना जरूरी माना जाता था। लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने उनके राज्य को रौंद डाला। अब उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर्स की तरफ चलते हैं, कन्नौज और दिल्ली। पहले
पहले कन्नौज की बात करते हैं, जिस पर गढ़वाल वंश का कब्जा था। इनका सबसे मशहूर राजा था जयचंद। भारतीय कहानियों में तो उन्हें अक्सर पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन के तौर पर विलन बना दिया जाता है, लेकिन असल इतिहास क्या कहता है? जयचंद्र एक बहुत ताकतवर राजा थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी और पृथ्वीराज की दुश्मनी उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। दोनों ही उत्तर भारत पर अपना दबदबा चाहते थे और इसी वजह से वे कभी एक नहीं हो पाए। और शायद इसी का फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया। 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र की हार का जिक्र मिलता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर सेंटर ढह गया। और दूसरा पावर सेंटर था दिल्ली, जिसे उस समय दिल्ली का कहते थे। इसे तोमर वंश ने बसाया था। मेहरौली के लौह स्तंभ पर राजा अनंग पाल तोमर का नाम मिलता है। और दिल्ली की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो गंगा के मैदानों का एंट्री गेट था। जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, समझो उसने पूरे उत्तर भारत के दिल पर कब्जा कर लिया। 13वीं सदी का एक शिलालेख है, पालम बावली शिलालेख। उसमें दिल्ली के शासकों का क्रम लिखा है, पहले तोमर, फिर चौहान और फिर शक। दिलचस्प बात यह है कि शिलालेख में तुर्कों के लिए शक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सही पकड़ा। तोमरों ने लालकोट किला और अनंगताल जैसे निर्माण करके इसकी नींव रखी थी। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं, जहाँ चाहमान या चौहान वंश का राज था। ज्यादातर लोग उन्हें पृथ्वीराज चौहान की वजह से जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी तो बहुत पहले अजय राज से शुरू होती है, जिन्होंने अजमेर यानी आज का अजमेर शहर बसाया। उनके एक राजा विग्रहराज चतुर्थ का काम तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है। उन्होंने न सिर्फ तोमरों से दिल्ली छीनी, बल्कि वो खुद एक बड़े विद्वान थे। सुनने में आया कि उनका लिखा एक नाटक हरकेली अजमेर की एक पुरानी इमारत की दीवारों पर आज भी खुदा हुआ है। फिर से वही पैटर्न देखिए, तलवार और कलम एक साथ। पृथ्वीराज तृतीय, उनकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन तराइन की 2 लड़ाइयां उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। 1191 में पहली लड़ाई में गौरी के खिलाफ शानदार जीत। 1192 में दूसरी लड़ाई का नतीजा बिल्कुल उल्टा था, एक विनाशकारी हार। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो जैसी किताबों ने तो इस कहानी को बहुत नाटकीय बना दिया है, जिसने पृथ्वीराज को एक ट्रैजिक नायक के रूप में अमर कर दिया। तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का एक मोड़ है, इसमें कोई शक नहीं। इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत की। पश्चिम में एक और बड़ी ताकत थी, गुजरात के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। भीम प्रथम के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। जयसिंह सिद्धराज जैसे राजा हुए, जिन्होंने सिद्धपुर में शानदार रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। और जैन विद्वान हेमचंद्र को भी पूरा सम्मान दिया सोमनाथ पर हमले के बावजूद। लेकिन इस चेस बोर्ड पर कुछ और भी मोहरे थे, जैसे मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी, चंदेलों और परमारों के बीच ये क्या भूमिका निभा रहे थे। कलचुरी एक तरह के गेम स्पॉइलर थे। वे मध्य भारत में सत्ता के संतुलन को बनाए रखने में एक अहम किरदार निभाते थे। वे कभी चंदेलों के साथ हो जाते तो कभी परमारों के खिलाफ। उनकी मौजूदगी ये पक्का करती थी कि कोई एक ताकत पूरे इलाके पर हावी न हो पाए। उनके राजा कर्ण ने तो बनारस और प्रयागराज तक अपना दबदबा बनाया था। उन्हें समझे बिना हम 11वीं-12वीं सदी के मध्य भारत की राजनीति को नहीं समझ सकते। और जब ये सब गंगा के मैदानों में चल रहा था, तो पहाड़ों के पार कश्मीर में एक पूरी तरह से अलग कहानी चल रही थी। बिल्कुल, कश्मीर की कहानी बाहरी हमलों से ज्यादा अंदरूनी कलह की है। वहाँ उत्पल वंश के राजा अवंती वर्मन ने सिंचाई व्यवस्था और मंदिर बनाने जैसे कामों पर ध्यान दिया, जो एक शांत और खुशहाल दौर का संकेत है। लेकिन बाद में रानी दिद्दा जैसी एक असाधारण और शक्तिशाली महिला शासक का दौर आया, जिसके बाद वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। तो क्या कश्मीर का पतन बाहरी हमले से नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी से हुआ? लेकिन ये बदलाव किसी बड़ी बाहरी चढ़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि वहाँ की सदियों की अंदरूनी राजनीति का नतीजा था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्व से, असम से। 9वीं शताब्दी में यहाँ प्रलंब वंश का राज था। इसकी भौगोलिक बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा। हाँ, वो चौड़ी तेज बहती नदी, घने जंगल, पहाड़ियाँ, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक किला बना देती थी, जिसे भेदना किसी भी बाहरी सेना के लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। ये वो इलाका था जहाँ यूं समझिए दिल्ली के सुल्तानों के घोड़े अक्सर थक जाते थे। और इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण भी है। जब बख्तियार खिलजी की सेनाएं बंगाल और बिहार को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने असम की तरफ भी रुख किया, लेकिन वहां उनका स्वागत बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। हाँ, प्रलंब वंश के एक शासक ने खिलजी की सेना को बुरी तरह हराया। खिलजी की सेना का इतना भारी नुकसान हुआ कि वो दोबारा उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। 13वीं सदी में अहोम लोगों का आगमन। हाँ, अहोम। कहा जाता है कि आज का असम नाम भी इन्हीं से आया है। ये कौन थे और इन्होंने क्या बदला?
था? अहोम असल में शान जनजाति का एक समूह थे जो म्यांमार के रास्ते यहाँ पहुंचे थे। अच्छा। लेकिन वे सिर्फ विजेता बनकर नहीं आए, वे एक नई व्यवस्था लेकर आए। उन्होंने यहाँ एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो लगभग 600 सालों तक चला। 600 साल? हाँ, मुगलों के आने के बाद भी। हाँ, उसके बाद भी। और उनकी सफलता का राज उनकी अनोखी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था में छिपा था। और उसी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थी पाइक प्रणाली। ये सुनने में तो किसी जबरन मजदूरी जैसा लगता है। एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और संगठित था। मतलब? आप इसे एक तरह की अनिवार्य नागरिक और सैन्य सेवा समझिए। हर वयस्क पुरुष, जिसे पाइक कहा जाता था, को साल के कुछ महीने राजा या राज्य के लिए काम करना ही पड़ता था। हर किसी को? हाँ, चाहे वो सेना में भर्ती हो, बांध बनाने का काम हो या फिर सड़कें तैयार करना हो। तो ये एक तरह की नेशनल सर्विस जैसा हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर देखें, बंगाल में, तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। हाँ, वहाँ सत्ता का खेल तलवारों से ज्यादा सामाजिक नियमों और संस्कृति से लड़ा जा रहा था। बंगाल हमेशा से एक बहुत उपजाऊ और समृद्ध इलाका रहा है। सही कहा। इसीलिए यहाँ सत्ता पर कब्जा करने की होड़ भी ज्यादा थी। 11वीं सदी की शुरुआत में वर्मन वंश आया, लेकिन जल्द ही उनकी जगह सेन वंश ने ले ली। और दिलचस्प बात यह है कि सेन वंश का कनेक्शन दक्षिण भारत से था। हाँ, सेन शासक खुद को दक्षिणापथ यानी दक्षिण के राजाओं से जोड़कर देखते थे। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए विजयसेन। हमें उनके बारे में पता चलता है देवपाड़ा प्रशस्ति से। ये प्रशस्ति क्या चीज होती थी? प्रशस्ति उस जमाने का एक तरह का ऑफिशियल प्रेस रिलीज था जो पत्थर या तांबे की प्लेट पर लिखा जाता था। अच्छा। इसमें राजा अपनी जीतों, अपने वंश की महानता और अपनी ताकत का बखान करवाता था। देवपाड़ा प्रशस्ति में विजयसेन को एक महान योद्धा के रूप में दिखाया गया है। लेकिन उनके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन एक बिल्कुल अलग शख्सियत थे। वो योद्धा से ज्यादा एक विद्वान और लेखक। हाँ, पर उन्होंने एक ऐसी चीज शुरू की जिसका असर बंगाल के समाज पर सदियों तक रहा, कुलीनवाद। बल्लाल सेन ने ब्राह्मणों और कायस्थों के बीच भी एक तरह की रैंकिंग बना दी। रैंकिंग? जी। किस आधार पर? उनके ज्ञान या कर्म पर नहीं, बल्कि उनके वंश की शुद्धता पर। कुछ परिवारों को कुलीन यानी ऊंचा दर्जा दिया गया और बाकियों को नीचे। जैसा कि हम उनके अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में देखते हैं। बिल्कुल, जहाँ जयदेव जैसे महान कवि थे और दूसरी तरफ समाज को और ज्यादा जकड़ रहे थे। बिल्कुल, लक्ष्मण सेन का दरबार उस दौर के सबसे शानदार सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखी, वो उन्हीं के दरबार में थे। उनके अलावा हलायुध और श्रीधर दास जैसे बड़े विद्वान भी थे। ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कमजोर होने के बावजूद सेन दरबार कला का एक बड़ा गढ़ था। अब अगर हम और दक्षिण की ओर चलें, कलिंग यानी आज के उड़ीसा की तरफ। लेकिन ये कहानी भी काफी पहले 7वीं सदी के आसपास शैलोद्भव वंश से शुरू होती है। उनके एक राजा थे शैन्यभीत माधव वर्मन, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद वहां कर और भंज जैसे कई और वंश भी आए, लेकिन कर वंश की एक बात आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है। और वो है उस वंश में महिला शासकों का होना। हाँ, 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 महिला रानियों का जिक्र मिलता है। 5? ये उस दौर के लिए तो एक असाधारण बात है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव आया जब पूर्वी गंग वंश ने इस इलाके में कदम रखा। उनके राजा अनंत वर्मन चोटगंग, उन्हें तो आधुनिक ओडिशा का निर्माता भी कहा जा सकता है। बिना किसी शक के अनंत वर्मन एक जबरदस्त सेनापति थे। उन्होंने उत्कल और कलिंग यानी उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों को एक किया और अपने साम्राज्य को उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला दिया। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। नहीं, आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ही पुरी में उस विशाल जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, जो आज उड़ीसा की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। हाँ, उनके एक उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम, उन्होंने वो बनवाया जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का शिखर है। वो पत्थर पर तराशे गए विशाल पहिए। ये सोचना भी हैरान करता है कि 13वीं सदी में ये सब कैसे बनाया गया होगा, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। हाँ, और हमें भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जिसे सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने
बनवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि असम की तरह कलिंग ने भी बंगाल की तरफ से होने वाले हमलों का डटकर सामना किया। हाँ, प्रतिरोध का ये सूत्र इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। जब बख्तियार खिलजी के बाद तुर्की सेनाओं ने उड़ीसा पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें भी यहाँ मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। हाँ, और 15वीं सदी में सूर्यवंश राजवंश के आने तक ये प्रतिरोध जारी रहा। ये अपनी एक अलग दुनिया, एक अलग पहचान बना रहे थे। इनकी प्रतिरोध का तरीका, इनकी अनोखी सामाजिक व्यवस्थाएं, हाँ, जैसे असम की पाइक प्रणाली या बंगाल का कुलीनवाद और इनके भव्य मंदिर, ये सब इनकी आजाद और अलग पहचान बनाने की कोशिशें थीं। लेकिन आज हम नक्शे को थोड़ा नीचे घुमा रहे हैं, दक्कन और दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि जिस समय उत्तर में सल्तनत बन और बिगड़ रही थी, उसी समय दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया फल फूल रही थी। कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव, काकतीय और चोल, होयसल और पांड्या। हाँ बिल्कुल, कल्याणी के चालुक्यों से, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। इसकी नींव रखी तैलप द्वितीय ने, जिन्होंने राष्ट्रकूटों को हराकर चालुक्य वंश की सत्ता को फिर से स्थापित किया। लेकिन इस वंश के जिस शासक ने इस नाम को सच में अमर कर दिया, वो थे विक्रमादित्य षष्ठम। अच्छा। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि अपनी विरासत बनाने की कला भी जानते थे। हाँ। उन्होंने चालुक्य विक्रम नाम से अपना खुद का कैलेंडर, मतलब एक संवत। विक्रमादित्य षष्ठम का दरबार विद्वानों का अड्डा था। दो नाम खासतौर पर उभर कर आते हैं। एक थे बिल्हण, जिन्होंने अपने राजा की जीवनी लिखी, विक्रमांक देवचरित, और दूसरे थे विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर ने जो लिखा मिताक्षरा, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो आने वाली कई सदियों के लिए हिंदू कानून की नींव बन गई। लेकिन इतिहास का नियम है कि जब एक बड़ी शक्ति कमजोर पड़ती है तो उसकी जगह लेने के लिए नई ताकतें उभरती हैं। दक्कन में ये ताकत बने देवगिरी के यादव, जो कभी इन्हीं चालुक्यों के अधीन सामंत हुआ करते थे। यादवों के संस्थापक भिल्लम पंचम ने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया, जो आज के दौलताबाद के पास है। ये एक पहाड़ी किला था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। यादवों के पतन की कहानी सीधे तौर पर उत्तर भारत से जुड़ती है। उनके आखिरी बड़े शासक रामचंद्र देव का सामना अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से हुआ। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और यादवों के साथ साथ उसी इलाके में एक और शक्ति उभर रही थी, वारंगल के काकतीय। और इस वंश में एक ऐसी शासक हुई जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में बिल्कुल अनोखी हैं, रुद्रमा देवी। एक महिला जिसने सुल्तान के तौर पर राज किया। रुद्रमा देवी की कहानी सच में असाधारण है। उन्होंने अपने पिता गणपति देव के बाद सत्ता संभाली, लेकिन एक महिला के रूप में नहीं। उन्होंने रुद्रदेव महाराज की उपाधि ली और पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर पुरुषों की तरह ही राज किया। और उन्होंने एक और होशियार काम किया, पाशुपत शैव मठों को भारी दान दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन इतनी काबिल शासक होने के बावजूद काकतीय वंश का अंत भी कुछ वैसे ही हुआ जैसे यादवों का। उनके बाद के शासक प्रताप रुद्र को भी दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने हरा दिया। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। ये सिर्फ जमीनी राजा नहीं थे, ये समंदर के बादशाह थे। बाद के चोल वंश की नींव विजयालय ने रखी थी, लेकिन इसकी बुलंदी को दो नामों से जाना जाता है, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नौसेना बनाई। इस नौसेना ने उन्हें सिर्फ श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा करने में ही मदद नहीं की, बल्कि हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो इस नीति को एक नए ही स्तर पे पहुंचा दिया। उन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि ली, यानी गंगा को जीतने वाला। ये उपाधि उन्होंने उत्तर भारत में गंगा नदी तक एक सफल सैन्य अभियान के बाद ली थी। सही, लेकिन उनका सबसे हैरान अंगेज कारनामा था श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान। श्री विजय आज के इंडोनेशिया और मलेशिया के हिस्सों में था। भारत से इंडोनेशिया तक एक नौसैनिक हमला 11वीं सदी में। हाँ, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। ये चोलों की समुद्री ताकत के शिखर को दिखाता है। बाद के चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने पूरे साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण करवाया। भूमि सर्वेक्षण। हाँ। चलिए अब बात करते हैं होयसलों की, जिनका केंद्र आज का कर्नाटक था। जब भी होयसल वंश का नाम आता है तो जहन में उनके मंदिरों की तस्वीरें आती हैं। वो जो बारीक नक्काशी है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को नहीं बल्कि चंदन या हाथीदांत को तराशा गया हो। उनकी वास्तुकला वाकई बेजोड़ है। उन्होंने नरम सोपस्टोन का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें वो अविश्वसनीय डिटेलिंग हासिल करने में मदद मिली। शासक विष्णुवर्धन, जिन्होंने जैन धर्म से वैष्णव धर्म अपनाया, और बल्लाल द्वितीय जैसे राजाओं ने इस कला को बहुत संरक्षण दिया। लेकिन यहाँ भी कहानी का अंत उसी जाने पहचाने मोड़ पर आता है। हाँ, कला और संस्कृति का ये सुनहरा दौर भी उन्हें दिल्ली सल्तनत के हमलों से नहीं बचा सका। बल्लाल तृतीय के समय में हुए लगातार हमलों ने होयसल राज्य को
पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और अब हमारी कहानी के आखिरी किरदार पांड्य वंश, जिनका राज तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से पर था। इनकी कहानी भी एक तरह से वापसी की है ना? कडुंगोन नाम के राजा ने कलुब्रों के शासन को खत्म करके पांड्य शक्ति को फिर से जिंदा किया। और पांड्य अपने मोतियों के व्यापार के लिए मशहूर थे। उनका राज्य बहुत अमीर था। वेनिस का मशहूर यात्री मार्को पोलो भी उनके दरबार में आया था और उनकी दौलत देखकर हैरान रह गया था। शासक मारवर्मन कुलशेखरन की मृत्यु के बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। अच्छा, तो वो आपस में ही लड़ने लगे? हाँ, वो आपस में ही लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें बाहरी खतरे का अंदाजा ही नहीं रहा। और इस फूट ने बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। इसी गृह युद्ध ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को मदुरै पर हमला करने और उसे लूटने का मौका दिया। पांड्यों ने मलिक काफूर के लिए दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने एक दूसरे से लड़कर उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था। ये एक कड़वा सबक है। हाँ, कि आंतरिक एकता बाहरी खतरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।